हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एम विद एस के सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का हम 6th चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किरचॉफ के नियम तथा उस पर आधारित आंकिक प्रश्न। आज हम उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु इंटरमीडिएट परीक्षा में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक साल पूछा गया है और अगर ये इसका निगमन नहीं आता है तो इस पर आधारित आंकिक प्रश्न जो होते हैं वो बोर्ड परीक्षा में जरूर आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको सीखने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। अंत में हम आपसे इससे संबंधित एक प्रश्न पूछेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो चलो हम पढ़ते हैं आज व्हीटस्टोन सेतु। तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु जी। इन्होंने 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज जैसी आकृति बनाई थी और इसकी सहायता से अगर 4 प्रतिरोधों में से 3 प्रतिरोध ज्ञात हों तो हम उसकी सहायता से चौथा प्रतिरोध ज्ञात कर सकते थे। व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम चौथा प्रतिरोध ज्ञात कर सकते थे। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे हमारे कोई 4 प्रतिरोध हो गए, 4 तार हो गए जिनके प्रतिरोध हम क्रमशः पी, क्यू और आर हैं। जैसे ये पहला तार हो गया, इसका प्रतिरोध हो गया पी। ये दूसरा तार हो गया, इसका प्रतिरोध हो गया क्यू। ये तीसरा तार हो गया, इसका प्रतिरोध हो गया आर। और एक चौथा तार जिसका प्रतिरोध कितना हो गया एस। तो इन चारों प्रतिरोधों को इन्होंने श्रेणी क्रम में जोड़ा था। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा था और श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाया था। तो आप श्रेणी क्रम में जानते हो हम कैसे जोड़ते हैं? एकांतर क्रम में जोड़ते हैं। पहले तार के दूसरे सिरे को दूसरे के पहले से जोड़ते हैं, दूसरे के दूसरे को तीसरे के पहले से जोड़ते हैं। तो ये जैसे हमारा प्रतिरोध पी क्यू हुआ, तो प्रतिरोध पी क्यू को इन्होंने जोड़ा, एक समांतर चतुर्भुज बनाया था। तो ये प्रतिरोध पी हो गया, ठीक है। और ये हमारा बिंदु कौन सा हो गया? ए। इसको क्या मान लिया? बी। ये हमारा प्रतिरोध पी हो गया। फिर अगला प्रतिरोध कौन सा था? क्यों? क्योंकि पहले सिरे को इससे जोड़ दिया। जो प्रतिरोध हमारा क्यों था, इस प्रतिरोध क्यों के दूसरे सिरे को इससे जोड़ दिया। अब तीसरा प्रतिरोध कौन सा है? तीसरे प्रतिरोध को इससे जोड़ दिया। फिर आप इन्होंने चौथे प्रतिरोध को जोड़ दिया। तो ये चतुर्भुज बना दिया ए बी। ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये डी। ये इन्होंने एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाया। और ये जो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिरोध पी। ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिरोध क्यू। ये होगा हमारा प्रतिरोध आर और ये होगा प्रतिरोध एस। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया एबीसीडी। ये जो चतुर्भुज एबीसीडी है, इसके 2 विकर्ण होंगे। एक विकर्ण हमारा जैसे है बीडी, तो इन्होंने विकर्ण बीडी के मध्य एक धारामापी जी और एक कुंजी K2 को लगाया। कुंजी किसको लगाया? K2 को लगाया, ठीक। दूसरा हमारा विकर्ण AC है। ये जो विकर्ण AC है, इस विकर्ण AC को इन्होंने बाहर जोड़ा। विकर्ण AC को किधर जोड़ा? बाहर से जोड़ा। तो ये जो विकर्ण हमारा AC है, इस विकर्ण AC को के मध्य इन्होंने एक बैटरी जिसका वैद्युत वाहक बल E, एक कुंजी K1, ठीक, एक कुंजी K1 को जोड़ा। एक कुंजी K1 को जोड़ा, ठीक। अब देखिए यहां से ये इसकी संरचना हो गई। संरचना क्या हुआ? इसमें इन्होंने 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाया था। इस समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाया था। चतुर्भुज के विकर्ण बीडी के मध्य इन्होंने एक धारामापी जी और एक कुंजी K2 को लगाया तथा इस समांतर चतुर्भुज का जो दूसरा विकर्ण है, इस दूसरे विकर्ण के मध्य इन्होंने एक सेल बैटरी जिसका वैद्युत वाहक बल E और कुंजी K को जोड़ा। ये इस व्हीटस्टोन सेतु की क्या हो गई? संरचना हो गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी क्रियाविधि की। तो
तो संरचना के बारे में हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पढ़ेंगे हीट स्ट्रेन सेतु की क्रिया विधि। क्रिया विधि के बारे में क्या होता है भाई, क्रिया विधि क्या है इसकी, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, कुंजी K1 है, सॉरी ये कुंजी K1 है। जैसे कुंजी K1 लगाई गई, कुंजी K1 लगाई गई, परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो गया। परिपथ में जो धारा बहती है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, यहाँ से धारा का प्रवाह शुरू हुआ। यहाँ पर जो धारा है वो कितनी है, I। यही धारा I जो है जब बिंदु A पर जाएगी तो बिंदु A पर यहाँ पर कितने मार्ग हो गए, 2, एक मार्ग ऊपर और एक मार्ग नीचे। तो यहाँ ऊपर धारा जैसे हमारी कितनी जा रही, I1, और नीचे धारा जा रही I2। ठीक, धारा का प्रवाह शुरू हुआ। अब यहाँ पर जो विकर्ण हमारा BD है, विकर्ण BD में एक हमारी कुंजी लगी है K2। जब हम कुंजी विकर्ण BD में लगी कुंजी K2 को लगाते हैं तो कुंजी K2 को लगाने पर जो हमारा धारा मापी है, अगर धारा मापी की सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, जैसे ये सुई है ऐसे ही रहती है, इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, तो यह जो हीट स्टोन सेतु होता है संतुलन की अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। तो क्रिया विधि में हम क्या लिखेंगे, जब हम कुंजी K1 लगाते हैं तो कुंजी K1 लगाने में परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इस स्थिति में अगर विकर्ण जो हमारा BD होता है, विकर्ण BD में लगी कुंजी K2 को लगाते हैं, कुंजी K2 को लगाने पर यदि इस विकर्ण BD में लगे धारामापी G में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, तो इस स्थिति में जो हीट स्टोन सेतु होता है वो किस अवस्था में होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। और संतुलन की अवस्था के लिए अब प्रतिबंध बताया गया, जो संतुलन की अवस्था होता है, अगर हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होगा तो संतुलन की अवस्था के लिए हमारा प्रतिबंध हो जाएगा। संतुलन की अवस्था में बताया इन्होंने, क्या बताया कि जो हमारा चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं है। संलग्न का मतलब एक दूसरे से लगी हुई। संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के समान होता है। ठीक है, तो यहाँ चतुर्भुज हमारा ABCD है, तो इस चतुर्भुज ABCD में 2 संलग्न भुजाएं, जैसे हमारी भुजा AB किससे लगी है, BC, तो AB का प्रतिरोध कितना है P और BC का प्रतिरोध कितना है Q। तो AB अर्थात P/Q बराबर शेष 2 भुजाएं हमारी कौन सी, AD और DC, इनके प्रतिरोध के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S। तो ये संतुलन की अवस्था हो गई। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, संतुलन की अवस्था का प्रतिबंध होता है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में एक चीज और दे दी जाती है यहाँ से, जैसे यहाँ से बात हुई कि ये संतुलन की अवस्था में है। अब आपने यहाँ से कहा, इसको हम मुख्य कथन कहते हैं, एक यहाँ से हम उपकथन भी कह सकते हैं। उपकथन क्या हो गया इसका, देखो धारा मापी, आपको पता है धारा का प्रवाह सदैव कब होता है, जब विभवों में अंतर होता है। जैसे हमारा एक बिंदु B हो गया और एक हमारा बिंदु D हो गया, तो अगर बिंदु B और बिंदु D के विभव में अंतर है, ठीक, अर्थात एक उच्च है और एक निम्न है, तभी धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा उच्च से निम्न की ओर। अगर दोनों के विभव, जैसे ये उच्च था और ये निम्न था, तो धारा का प्रवाह होता है। जब विभवों में अंतर होता है तभी धारा का प्रवाह होता है। अगर विभव समान है, अर्थात दोनों कैसे हैं, उच्च उच्च हैं, या दोनों कैसे हैं, निम्न निम्न हैं, तो क्या इनको अगर आपस में जोड़ेंगे तो धारा का प्रवाह होगा, नहीं होगा। विभवांतर समान होने पर धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये जो विकर्ण हमारा BD है, विकर्ण BD में धारा नहीं बह रही है और इसीलिए तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है। तो दूसरे शब्दों में इसका उपकथन हम कह सकते हैं, जो B है, B का विभव D के विभव के क्या है, बराबर है, तभी तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं VB बराबर VD, अर्थात B का विभव जो है वो D के विभव के बराबर है। और जब अगर संतुलन की अवस्था में होगा तो यहाँ पर अगर कोई प्रतिरोध भी जुड़ा है, जैसे इसमें हमने प्रतिरोध जोड़ दिया,
तो इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक, ये अर्थात 120 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर संतुलन की अवस्था में ये भी प्रतिबंध दिया है कि बिंदु बी का जो विभव है वो बिंदु डी के विभव के बराबर है और ऐसी आकृति दी है, तो इसको आप क्या मान सकते हो, व्हीटस्टोन सेतु मान सकते हो। और व्हीटस्टोन सेतु जब संतुलन की अवस्था में होता है तो चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के समान होता है। अब इसका हम यहाँ से निगमन कर दें कि कैसे हम इस सूत्र की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो सूत्र का निगमन हम देखो यहाँ से अब करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अब हमें यहाँ से देखिए, यहाँ से धारा अगर आपकी I2 आ रही है, जब ऊपर धारा नहीं जा रही तो यहाँ भी धारा कितनी हो जाएगी, I2 हो जाएगी। जैसे यहाँ से धारा I1 आ रही, जब इस विकर्ण में धारा नहीं जा रही है तो इसमें भी धारा कितनी हो जाएगी, I1 हो जाएगी। ठीक, तो हम निगमन करेंगे, तो निगमन के लिए हम लगाएंगे किरचॉफ का नियम। तो ये I1 और I2 यहाँ फिर मिलके कितना हो जाएंगी, I हो जाएंगे। तो जब हम निगमन करेंगे तो लगाएंगे किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के बंद पास के नियम से। तो बंद पास के नियम से किरचॉफ का द्वितीय नियम, और वही नियम कौन सा नियम कहलाता है, बंद पास का नियम। तो किरचॉफ के बंद पास के नियम से, बंद पास के नियम से हम इसमें किरचॉफ का बंद पास का नियम लगाते हैं। तो ध्यान देना, हमने कहा था जब हम बंद पास का नियम लगाते हैं तो जिस बिंदु से चलते हैं उसी बिंदु पर आकर पुनः रुकते हैं। तो जैसे हमने बंद पास ले लिया, एक लिया ए बी डी ए, बंद पास ए बी डी ए में आपको हमने बताया था जब हम बंद पास का नियम लगाते हैं तो धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा को प्लस चिन्ह से, और धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा को माइनस चिन्ह से लेते हैं। अब बंद पास में हम जा रहे हैं बिंदु ए से बी तक, तो ए से बी तक धारा आपकी कितनी है, I1, और संगत प्रतिरोध कितना है, P। ठीक, ए से बी पहुंचे, तुरंत कौन सा चिन्ह लगाया, प्लस। अब बी से डी, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया जो धारा मापी है, अगर धारा मापी का सपोज दैट प्रतिरोध कितना हो, G, धारा मापी का प्रतिरोध कितना हो, G, तो इसमें धारा बह रही है, नहीं बह रही, बहने वाली धारा कितनी है, शून्य। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 0 गुणे G क्या हो जाएगा, धारा मापी का प्रतिरोध। G क्या होगा, धारा मापी का प्रतिरोध हमने मान लिया। ठीक है, तो B से D आ गए। अब D, फिर यहाँ प्लस लगा दिया। अब देखो D से हम कहाँ जा रहे हैं, A पर, D से हम A पर जा रहे हैं और धारा A से की धारा आ रही D पर, तो हम धारा के किस दिशा में जा रहे हैं, विपरीत। तो धारा के विपरीत जा रहे हैं तो इसको किस चिन्ह से लेंगे, -I2, और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R, इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R। ठीक, बस जहां पर पहुंचे वहां पर बराबर का चिन्ह लगा दिया, A पर पहुंच गए, बराबर का चिन्ह। अब देखो जो बंद पास हमारा ABDA है, इसमें क्या कोई सेल या बैटरी लगी है, नहीं लगी है, तो इसका वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, बराबर 0। अब देखो I1 का गुणा P से हो जाएगा, ये I1P हो जाएगा, G का गुणा 0 से होगा, 0 होगा, और ये I2 का गुणा -R से, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारा I2R बराबर 0। तो यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं, I1P बराबर I2R, इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक, अगला हम लेंगे बंद पास दूसरा, बंद पास किसमें, B C D B में। ठीक, बंद पास B C D B में। ठीक है, हम पहुंचेंगे बंद पास B C D B में। B से C की तरफ धारा कितनी है, I1, और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, Q। प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर C से कहां जा रहे हो, D पर। C से हम D जा रहे हैं, लेकिन धारा किधर जा रही है, D से C पर, तो कितना लिखेंगे, धारा के किस दिशा में है, विपरीत, तो धारा को किस चिन्ह से लेंगे, -I2, और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, S। ठीक, C से D गए, कौन सा चिन्ह, प्लस। अब D से कहां जाएंगे, B, संगत प्रतिरोध कितना है, G, ये इसमें बहने वाली धारा कितनी, 0, और संगत प्रतिरोध कितना, G, जहां से चले थे वहां पहुंच गए, कौन सा चिन्ह, बराबर। ठीक,
इसमें सेल तो लगा नहीं है, जो सेल नहीं लगा तो उसका वैद्युत वाहक बल 0। ये हो जाएगा हमारा I1Q प्लस माइनस माइनस I2S बराबर 0। ये हो जाएगा I1Q बराबर I2S। ये मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को 2 से क्या करेंगे, भाग। कैसे, बाएं पक्ष को बाएं में और दाहिने को दाहिने में। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर कैसे भाग करेंगे, बाएं को बाएं में और दाहिने को दाहिने में। कितना हो जाएगा आपका I1P अपान I1Q बराबर I2R अपान I2S। I1 से I1 कैंसिल होगा, I2 से I2। ये हो जाएगा हमारा P अपान Q बराबर R अपान S। ये जो हमारा व्हीट स्टोन सेतु हो जाएगा, ठीक। और अगर संतुलन की अवस्था में है तो P अपान Q बराबर होता है R अपान S। हम यहाँ पर व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित हमारा जो उपकरण होता है, हम पढ़ेंगे मीटर सेतु। ये जो मीटर सेतु होता है, ये व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित उपकरण होता है। और दूसरा होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है, ये भी हमारा व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित उपकरण होता है। तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि प्रश्न में कि व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो एक हमारा होता है मीटर सेतु और एक होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक। कभी कभी प्रश्न ये आता है कि व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में प्रतिबंध बताइए, तो प्रतिबंध का उल्लेख कीजिए। तो जो व्हीट स्टोन से संतुलन की अवस्था में होता है, तो चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है, वो शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। क्वेश्चन दिया गया है, संलग्न परिपथ में बिंदु B का विभव D के विभव के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए प्रतिरोध X का मान, तुल्य प्रतिरोध और धारा I1 तथा I2 का मान। इतनी चीजें आपको ज्ञात करनी है। देखिए, यहां से अगर बिंदु B का विभव D के विभव के बराबर है, अभी हमने बताया था कि या तो कहेगा सीधे शब्दों में कि यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, या तो ऐसा कहेगा बिंदु B का विभव D के विभव के बराबर है, या तो ऐसा कहेगा जो विकर्ण है BD उसमें लगे प्रतिरोध में धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर ये 3 चीजें कह रहा है तो आप सदैव मानेंगे व्हीट स्टोन सेतु है। कौन कौन सी कंडीशन, पहली बिंदु B का विभव D के विभव के बराबर है, ठीक। अब यहाँ BD कहा गया है, अगर कुछ और होता तो उनका वह कहता, अर्थात विकर्ण के सिरों का विभवांतर समान होता, B और D का विभव आपस में बराबर है, या इसमें लगे प्रतिरोध में धारा का प्रवाह नहीं होता है, या यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। ये 3 चीजें कहेगा। तो यहाँ पर कह रहा है 3 में से एक चीज कहेगा। तो यहाँ पर कह रहा है बिंदु B का जो विभव है VB बराबर है VD के, VB बराबर है VD के, अर्थात बिंदु B का जो विभव है वो D के विभव के बराबर है। और अगर B का विभव D के विभव के बराबर होता है तो ये क्या है, एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु। तो क्या है, यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु होगा, ठीक। यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, ठीक। अब इसमें ध्यान देना, यहां से जो P है, P के स्थान पर कितना लिखा है 15 ओम, Q के स्थान पर कितना लिखा है 3 ओम, R के स्थान पर कितना लिखा है 30 ओम, और S के स्थान पर कितना लिखा है X, ठीक। देखा गया P के स्थान पर 15, Q के स्थान पर 3, R के स्थान पर 30 और S के स्थान पर X। व्हीट स्टोन से संतुलन की अवस्था में होता है तो P अपान Q बराबर होता है R अपान S। P अपान Q बराबर R अपान S। P का मान देखिए भाई कितना है, P का मान दिया गया है, P का मान कितना है 15 ओम, Q का मान 3, R का मान कितना है 30, X का मान कितना है X, S का मान कितना है X। तीनों 25 15, हो जाएगा 5 बराबर 30 बटे X, तो X बराबर 30 बटे 5, 5 छक्का 30, X बराबर कितना आएगा 6 ओम।
जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6 ओम आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम आ गई। अब हमें निकालना है दूसरा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। पहला क्वेश्चन हो गया, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब देखा जाए यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो ये बैटरी है, ये बैटरी का हमारा धन सिरा है जो बिंदु ए तक आया है, और ये हमारा बैटरी का ऋण सिरा है जो बिंदु सी तक आया है। ठीक, अब यहां से देखा जाए जो पहला प्रतिरोध हमने P माना था, इसको हमने Q कहा था, इसको हमने R कहा था, इसको हमने S कहा था। तो P जो है, P का पहला सिरा A से जुड़ा है और P का दूसरा सिरा जो है वो Q के पहले सिरे से जुड़ा है, Q का दूसरा सिरा C से जुड़ा है। तो ऊपर वाले P और Q जो होंगे, ऊपर वाले P और जो Q होंगे वो किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक, यहां से P तथा Q श्रेणी क्रम में होंगे, Q श्रेणी में होंगे, श्रेणी में होंगे, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, तुल्य प्रतिरोध अगर R डैश मान ले तो R डैश बराबर P प्लस Q, अर्थात P का मान कितना है 15, Q का मान 3, तो ये कितना आ जाएगा 18 ओम। ठीक, ये कितना आएगा, P और Q दोनों श्रेणी में होंगे, इनका जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा वो 18 ओम हो जाएगा। ठीक, ये A था, ये C था। ध्यान देंगे अगली कंडीशन में R और S, ये S X जो था, R तथा S कह लो या S भी श्रेणी में होंगे, तो इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश मान ले तो R डबल डैश बराबर R प्लस S। R का मान हमारा है 30 और S का मान है 6, तो 30 6 36 मान जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो, इधर बैटरी थी ये, अब इन दोनों, ये R डैश है, ये R डबल डैश है, तो R डैश और R डबल डैश के पहले सिरे A से जुड़े हैं संयुक्त रूप से। किससे जुड़े हैं, A से जुड़े हैं, और इन्हीं R और R डबल डैश के दूसरे सिरे जो है किससे जुड़े हैं, C से। तो ये R डैश और R डबल डैश किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। R डैश तथा R डबल डैश समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, इसको तुल्य प्रतिरोध अगर Y मान लें तो 1/Y बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, तो 1/Y बराबर 1/R का मान कितना है 18 और R डबल डैश का 36। ठीक, तो 1/Y बराबर, इसको 36 करने के लिए 2 से गुणा भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2/36 प्लस 1/36, 1/Y बराबर हर बराबर है 3/36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो वो सॉरी 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, Y बराबर 12। जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा वो कितने ओम आ जाएगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो गया दूसरा क्वेश्चन 12 ओम। अब प्रवाहित धारा I1 तथा I2 का मान निकालना है, तो धारा I आसानी से निकल आएगी। धारा परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर, प्रवाहित धारा I बराबर V/R होता है, तो V/Y से, ये कहां से लिखा, I बराबर V/R से। ठीक, तो I बराबर V का मान कितना है 6 और R का मान कितना है 12, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 12 पंचे 60, I का मान कितना है 0.5 एम्पियर। ठीक, 0.5 एम्पियर आ गया, तो जो I का मान आ गया वो कितना आया 0.5 एम्पियर आ गया। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ से, अभी बस आ जाएगा। बिंदु A पर लगाते हैं हम संधि का प्रथम नियम। संधि का प्रथम नियम क्या है, बंद पास का नियम। बिंदु A पर बंद पास के नियम से, बिंदु A पर बंद पास के नियम से, बिंदु A पर बंद पास के नियम से ये धारा आपकी I है, ऊपर कितनी है I1, नीचे कितनी है I2, तो I बराबर आने वाली धाराओं का योग बराबर दूर जाने वाली धाराओं का योग, अर्थात I बराबर I1 प्लस I2।
आई का मान कितना है यहाँ पर 0.5 और ये हो जाएगा I1 प्लस I2। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1, मान सकते हैं। फिर हम बंद पास का नियम लगाते हैं। बंद पास ए बी डी ए में, बंद पास ए बी डी ए में, ठीक। बंद पास ए बी डी ए में लगा दें नियम। तो देखो ए से बी तक जा रहे हैं, ए से बी तक, तो संगत प्रतिरोध 15, इसमें बहने वाली धारा I1 प्लस बी से डी, इस पे बहने वाली धारा कितनी है I डैश बराबर 0 है। तो लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं कोई बात नहीं है, चलो 0 गुणे 10 लिखती है, प्लस डी से कहाँ जाएंगे, ए तरफ, धारा नीचे की तरफ आ रही है, हम ऊपर जा रहे हैं, लिखेंगे माइनस I2 गुणे 30 बराबर, ए पर पहुंच गया, बराबर का चिन्ह, कोई सेल नहीं लगा है, 0। ओके, ये हो जाएगा 15I1, ये 0 हो जाएगा, I2 का गुणा प्लस से हो गया माइनस का 30I2, इसको बराबर 0, तो 15I1 बराबर 30I2, 15 कम 15, 15 दूना 30, I1 बराबर 2I2। इस I1 का मान रखते समीकरण 1 में, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर I1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखो I1 के स्थान पर कितना रखेंगे, 2I2 प्लस I2 बराबर 0.5, 2I2 में I2 जोड़ेंगे, 3I2 बराबर 0.5, I2 बराबर 0.5/3, ये दशमलव हटा 0 बढ़ गया, तो I2 बराबर 5/30, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो I2 का मान कितना आएगा 1/6। I2 का मान कितना आ गया 1/6। अब इस I2 का मान उठा के रख दे पुनः समीकरण, इसे मान लो 2, I2 का मान 2 में रखने पर, I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। 2 क्या है, I1 बराबर 2 गुणे I2 के स्थान पर 1/6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो I1 बराबर 1/3 एम्पियर। I1 का मान 1/3 एम्पियर, I2 का मान 1/6 एम्पियर, और जो हमारा है किसका I का मान हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ये हीट स्टोन से इस पर आधारित हमारा एक न्यूमेरिकल हुआ। आपको इस न्यूमेरिकल का, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पाँच ओम, 20 ओम, ये हो जाएगा 8 ओम, ये x, ठीक, 10 A B C D। क्वेश्चन कह रहा है ये 10 ओम, 10 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा 0, 10 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितनी है 0 है। x की वैल्यू फाइंड करके आपको बतानी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है।